आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा सूत्र में। यहाँ आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, एसएससी, टीआरई और जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स की वैकेंसी आती है उसकी तैयारी के लिए मैं आपको गाइड करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो कि 38वीं से लेकर 71वीं तक का सारा सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सेक्शन में वीडियो अपलोड करूँगी। आशा है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा और आपको पसंद भी आएगा। अब अभी जो मैं शुरू करने जा रही हूँ इस वीडियो में हम आपको इंडियन हिस्ट्री के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें पहला पार्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का पोर्शन कवर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें पाषाण काल सेक्शन मैं शुरू कर रही हूँ। पाषाण काल का पहला क्वेश्चन जो है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देवा है। यहाँ से 8000 ईस्वा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा बेलर नदी का तट प्रयागराज जनपद को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका उत्तर हुआ ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर हुआ नर्मदा नदी। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। भीमबेटका पुरास्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक का मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शैलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। अब ये है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ये नवपाषाणकालीन स्थल हैं और नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान है, यानी कि कौन सा किस शहर में है। तो इसका उत्तर हुआ उत्तनूर जो है वो तेलंगाना में, चिरांद बिहार में, गुफकराल कश्मीर और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। फिर आपको एक और क्वेश्चन मिला जो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ताम्रपाषाण युगीन स्थल है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां हैं इसमें। तो ये देखिए, आहार जो है वो बनास, कायथा है काली सिंध, स्वालदा या सावलदा भी बोलते हैं वो ताप्ती नदी और मालवा है नर्मदा नदी के पास। अब अगला टॉपिक जो है वो सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो इसका होगा आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद का क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ती हूँ क्योंकि इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार या अन्नगार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है
पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है, अतः विकल्प ई सही है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है लोथल। लोथल प्राचीन हड़प्पा हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन जो है प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? इसका आंसर है लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था। यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? इसका आंसर है लोथल और इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया जा चुका है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, डाबरकोट बलूचिस्तान या पाकिस्तान में तथा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हड़प्पाकालीन लोथल गुजरात ही क्वेश्चन होगा। कालीबंगा राजस्थान, डाबरकोट बलूचिस्तान ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सा है? तो ये है मेसोपोटामिया, इराक। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्टियन सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? इसका आंसर होगा घोड़ा। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखुर इक्वस हेमियोनस खुर की हैं या पालतू घोड़े इक्वस कैबालस की हैं, यह निश्चित कर पाना कठिन है। राणा गुंडई, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी तथा कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सांडोर या सैंडोर बोकोनिये द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकालीन तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में एएसआई के जेपी जोशी तथा एके शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्वास्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामा शरण शर्मा, रोमिला थापर, मैंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर ईजे रॉस के द्वारा रानागुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे जियोनर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यह कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है। यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को माना है। दोस्तों, मैं इतना डिस्क्रिप्शन इसलिए पढ़ रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं जो आपके इस डिस्क्रिप्शन से ही रहेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो, चूंकि अब बीपीएससी अपना एग्जाम और क्वेश्चन का पैटर्न बदल के उसी हिसाब से पूछता है, तो इसलिए मैं इस डिस्क्रिप्शन को पूरा पढ़ती हूँ ताकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो वो आप सॉल्व कर सकें। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ई। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली तथा कालीबंगा नामक सिंधु घाटी से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। इसका क्या है कि एएसआई के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण में जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई, इसलिए इसका आंसर ई होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंबात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से
जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगन, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? वीए स्मिथ। इसमें वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए एन घोष, जेपी जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज में संबंधित नहीं रहे, बल्कि वे इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ये जो आपके जितने लोगों का नाम मैंने पढ़ा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हो सकता है कि बी ए स्मिथ के बदले कोई और ऑप्शन हो, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर है लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांड। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? इसका आंसर होगा 900 वर्ष। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रही। ध्यातव्य है कि ऑलन स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। अब अगला टॉपिक आपका है वैदिक काल। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी, घोषा, अपाला और विश्ववारा ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक या उपनिषदिक युग की दार्शनिक है, न कि ऋग्वैदिक युग की। उसके बाद प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह यानी कि वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था, जिसे मुंजवत छोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेदिक संस्था का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया जा चुका है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह सावित्री यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। तो ये जितना नाम दिया हुआ है ना अनेक जातियों का या शूद्रों का, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आए। प्राचीन उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था।
और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बानचियांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुआ था, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह, राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ और चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिसके नाम आर्यों जैसे थे, जो कि संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्व देवताओं का आह्वान करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा परुष्णी नदी। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? तो ये होगा उपनिषद। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तन या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, वो दिया और कुशीनगर में ही उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध संहिता में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया। इसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में दिया। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना रिपीटेड है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, इसे आपको सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2, देखिए इसका सही आंसर ही मैं सीधे पढ़ दे रही हूँ। स्तंभ 1 जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर। ये चारों आप जरूर याद रखिएगा। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो इसका आंसर है डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्रा, आधुनिक पटना में आयोजित हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रायः कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई, अतः विकल्प डी सही है। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? इसका आंसर है ए, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह, राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुआ। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत और विनय नामक 2 पेटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रम से धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। दोस्तों, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई वो किस शहर में हुआ था और उस समय वहाँ किस राजा ने कराया था, साथ ही उसमें अध्यक्ष कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप जरूर याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। आप खुद देख सकती हैं कि कितनी बार ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कितनी बार एग्जाम में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह, राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई है? कश्मीर में।
बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इनके भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर थे। तो इनको सर्वकामिनी भी कहा जाता है। तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में ही लगभग सबका दे दिया गया है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कौन अध्यक्ष था, किस राजा के शासनकाल में हुई थी। ऐसे ही चारों का आप याद कर लीजिएगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में। सिंहली अनुश्रुतियां दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्रा में। इसकी व्याख्या ऊपर ऑलरेडी दिया जा चुका है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिल वस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। वहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शूकर मत दो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा उनके उपदेशों का संग्रह तथा अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा करना। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, बल्कि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों का पूजा किया जाने लगा। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ देती हूँ। इस आंसर में से कोई भी सही नहीं है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी के सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री सुंग युन ने 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौटा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो यह होगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे
पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था वो हैं आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। महाअभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यह आत्मदमन, तप या आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभ देव का नाम आता है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था तथा सटीक क्रिया। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, परंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदवच्छ एवं किसंस्किच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मक्खली पुत्र गोसाल के पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल के पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से
उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्पा अभिलेख मागधी प्राकृत भाषा में है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, जिम्भिक ग्राम। इसका आंसर है जिम्भिक ग्राम। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फलतः वे केवलीन कहलाए। अब अगला टॉपिक जो है वो है शैव तथा भागवत धर्म। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये गुप्त। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज्य चिन्ह था। नागपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन एवं उसके साथ हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। अब अगला टॉपिक है छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो इसका आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका डिस्क्रिप्शन भी ऊपर दिया हुआ है, जो अभी मैंने पढ़ा है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर होगा उदयन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अजातशत्रु। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन। आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस कितनी बार रिपीटेड हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच का स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। इसीलिए डिस्क्रिप्शन को मैं बार बार पढ़ती हूँ, ताकि अगर क्वेश्चंस ऐसे आए जो डिस्क्रिप्शन से ही दिए हुए हों और डायरेक्ट क्वेश्चन वो ना आए, तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्यक वंश से संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो बिंबिसार ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश से संबंधित था। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो ये था राजगृह। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगृह था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। अब ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में महाजनपद का नाम है और सूची 2 में महाजनपदों की राजधानियां हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर करके बताती हूँ। मल्ल जो है वो कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। अंग की राजधानी चंपा।
गांधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। छठी सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः छठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर आप पढ़ चुके हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या गिरिव्रज भी बोला जाता है इसको। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका व्याख्या ऊपर दिया जा चुका है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। मतलब कौशाम्बी का जो वत्स राजा उदयन है वो अलग है, और हर्यक वंश का जो उदयन है वो अलग है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो उसका नाम सुनिए। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां इन 16 महाजनपदों के नामों में कुछ भिन्नता पाई गई है। उसके बाद है क्वेश्चन, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो ये अवंती का राजा था। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वासव दत्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक में है। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महास्मृति। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर विकल्प ए है। तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा कि किस राजा के बाद किस राजा ने शासन किया, या किस वंश के बाद किस वंश का शासन था बिहार में। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ रही हूँ। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा के लेख से। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से
13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई है? तो ये खारवेल के द्वारा विजित की गई है। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश या महामेघवाहन वंश के शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। दक्षिणी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। अब आप हमारा अगला टॉपिक है यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है, लेकिन आप उसको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। चलिए अब हमारा अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह मौर्य साम्राज्य। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी पूछता है। ये बीपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के रूप में, जबकि जस्टिन स्ट्रैबो तथा एरियन ने सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया। इसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत यानी कि दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद, अन्य नाम नंद, का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में दुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मेगास्थनीज दूत था तो सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार और व्यवसायी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, नहीं उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है।
मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्य वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है घटना और या स्थान और सूची 2 है संबंधित व्यक्ति। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर और डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताती हूँ। सही सुमेलन इस प्रकार है। चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम, धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम ने जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के गवर्नर यवन राज तुषास्फ ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इसे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो ये है, इसका आंसर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ डिस्क्रिप्शन से। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू बैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। प्रियदर्शी लाजा मागधे संघम अभिवादेतुन आहा आपवाम धातम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसमें है, इसका आंसर ई होगा, यानी कि एक से अधिक या कोई नहीं। उसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ती हूँ। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है कि उपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही विकल्प उत्तरी होगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो ये है प्रियदर्शी। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय अर्थात देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुह्यलेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया है। यह स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एररगुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तो कहाँ से इसके अशोक के अभिलेख मिले हैं और किसकी भाषा ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। तक्षशिला से आरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से आरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह है खरोष्टी लिपि।
प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप 1835 ईस्वी, ग्रोटेफेंड 1836 ईस्वी, लैसेन 1838 ईस्वी आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह है खरोष्ठी। उसका व्याख्या ऊपर दिया गया है। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के अभिलेखों ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। तो इसका आंसर है बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो रोमिला थापर ने। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जित संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल का क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और इसका सही कालानुक्रम क्या है, इसको हमें देखना है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट पढ़ती हूँ। विद्वान मौर्य साम्राज्य की अवधि लगभग 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व मानते हैं। शुंग राजवंश के काल की अवधि लगभग 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व मानी जाती है। कण्व राजवंश की अवधि लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व है। कुषाण साम्राज्य को ईस्वी की पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना गया है। अतः विकल्पगत प्राचीन भारत के राजवंशों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: मौर्य, शुंग, कण्व और कुषाण। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा और सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका आंसर होगा बालपुत्र देव। और इसकी व्याख्या ऊपर में पढ़ चुकी हूँ। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें प्राचीन भारत के स्थल है और वर्तमान में वह किस राज्य में है। तो ये मैं आपको इसका ही डायरेक्ट इसका मैं डिस्क्रिप्शन ही पढ़ के सुना देती हूँ। पुरातात्विक और ऐतिहासिक विवरणों में कर्ण सुवर्ण को प्राचीन नगर बताया गया है जिसकी स्थिति वर्तमान मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में मानी जाती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राग्ञ ज्योतिष और कामरूप दोनों नामों का प्रयोग प्राचीन असम और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए किया गया है। गिरनार पर्वत और उससे संबंधित प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल आज के गुजरात राज्य में आते हैं। प्रतिष्ठान पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर पूर्व नाम औरंगाबाद जिले का नगर है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ए है जूनागढ़।
गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो विम कटफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कटफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। तो यह है सातवाहनों द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो यह कण्व वंश ने। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में लगभग 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त ने हाथों में बुरी तरह परास्त हुआ। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से उसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा आज एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य जो है वो 4वीं-3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबद्ध आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था।
नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन और दूसरा कारण ए और आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। बी आर महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका आंसर होगा बी। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर प्राचीन राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वेनसान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। फाहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाला कांस्य मठ का वर्णन किया है। उसने अपने विवरण में उल्लेख किया कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उसने अपने वृतांत में प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। अतः कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त के। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। चीनी यात्री सुंग युन ने 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की तथा इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित कर चीन लौटा था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया था, वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भरार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ रही हूँ। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भड़ौस था, जहाँ से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का 1 भाग, उपज का 6ठा भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर अथवा उद्रंग कहा जाता था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो ये बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो उसे अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। इसका है उर्वरा उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, स्वादला घास, देवमात्रिक वर्षा से सिंचित। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। चंद्रगुप्त तो द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों की भूमियों की सूची दी जाती है। इसमें शामिल है उर्वरा उपजाऊ भूमि, मरुस्थलीय भूमि
ऊसर बंजर भूमि, अपरहत पड़ती भूमि, श्वादल या सादवला घास वाली भूमि, पंकिल यानी कीचड़ वाली भूमि, जल प्रयानुपम नमी युक्त भूमि, कच्छ यानी कि दलदली जल स्रोतों के निकट भूमि, सरकरा चूना पत्थर कंकड़ युक्त भूमि, सरकरावती बलुआही भूमि, नदी मात्रिक नदी द्वारा सिंचित भूमि तथा देव मात्रिक वर्षा द्वारा सिंचित। अतः उपयुक्त विकल्पों में से सभी विकल्प सुमेलित हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिशेन। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिशेन था। हरिशेन ने इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसी प्रशस्ति में हरिशेन ने स्वयं को संधि विग्रहिक, कुमारामात्य और दंडनायक बताया है, जिसका तात्पर्य है कि गुप्त काल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? यह है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय, श्री पर्वत क्षेत्र का शासक तथा आंध्र भृत्य, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। राजा प्रवर सिंह के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसका डिस्क्रिप्शन है, वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में 3री शताब्दी ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत या 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन था, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। प्रवरसेन एक के समय में ही वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र, वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल, से लेकर दक्षिण में दक्कन, वर्तमान हैदराबाद भी इसमें शामिल तक विस्तृत हो गई। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया है, अतः चारों विकल्प सत्य है। हुण राजा तोरमाण किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, प्रकाश धर्मन। हुण राजा तोरमान औलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हुण आक्रमण का नेता तोरमाण था। मध्य भारत के ऐरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उनका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमान की 2 मोहरें मिली हैं। तोरमान ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या धानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। कवि बाण निवासी था? उपयुक्त में से कोई नहीं। बाणभट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकूटा नामक गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानकुब्ज कन्नौज के समीप प्रीतिकूट गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे, जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो वेनसांग ने। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उनकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो इन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चांगान या चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा, जिसे सीयूकी कहा जाता है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 15 माह तक नालंदा में निवास कर उसने आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा,
धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः 642 ईस्वी में नालंदा आया। इस प्रकार वेनसांग की नालंदा में निवास कुल अवधि दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष की थी। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो ये था मथुरा। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के मध्य में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। बाढ़ ने थानेश्वर नगरी की अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? तो भास्कर वर्मन। प्रश्नागत विकल्पों में हर्ष के समय पर भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया। भास्कर वर्मन कामरूप असम में वर्मन साम्राज्य का शासक था। मुकुंद माधव की पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट असम और असम गजेटियर के अनुसार भास्कर वर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना, जिससे साल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर सिंहासन हथिया लिया। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो हर्ष। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का पुष्यभूति वंश का शासक हर्ष बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी लगभग 41 वर्षों तक शासन किया था। गुप्त व काटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो सी न्याय। गुप्त व काटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इसका आंसर है ई। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया था। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक दोनों में इसका सही विकल्प ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से आरंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्रारंभ 1000 बीसी से 600 बीसी के करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि गुफा प्रमुख है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व हैं। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया है। स्तूप पूजा स्थल है, किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं, जिसमें पूजा के लिए एक कक्ष और एक स्तूप होता है। इसी कक्ष में बैठकर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान के लिए किया करते थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं 11वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी
चंदेल का प्रमुख काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परावर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। कला की गांधार शैली निम्न में समय फली फूली तो कुषाणों के समय। कला की गांधार शैली का विकास प्रमुख रूप से कुषाणों के समय हुआ। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण किया गया। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला के शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प ए को ही सही विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त काल के हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा जिले में स्थित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। ऐरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है, जो बीना और रेवता नदियों के संगम पर स्थित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 250 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल है, किंतु इसके पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ है के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। ये देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बाराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत और जावा कला। बाराबुदुर या इसको बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा? तो समुद्रगुप्त। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा। समुद्रगुप्त ने सिलोन श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है दक्षिण भारत। चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थी और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? तो पल्लव, तमिलनाडु। कैलाशनाथर मंदिर कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? एकाम्बरेश्वरार मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर से पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पल्लव, चोल एवं विजयनगर के शासकों के समय किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया? तो राजराज वन। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन थी? तो करूर, या इसको करूर बोलते हैं। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग। केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी वांजी का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी सम्यता कुछ विद्वान करूर या करवूर से ही करते हैं। जिस प्रकार चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वह उदयनजिरल में उदयन चेरल था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब। संगम साहित्य में चोर, चेल एवं पांड्य राजाओं के उद्भव एवं विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों में विभिन्न राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। संगम युग में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उदयपुर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उदयपुर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में आरगारू नाम से मिलता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पल्लव, पांडवों और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, आगे चलकर गोपुरम का भव्य, विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्प कला से अलंकृत किया जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिरों के साथ साथ विशाल गोपुरमों का भी निर्माण कराया। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? चेर ने। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ। आरिकामेडू से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त होती हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय टू के शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय टू कार्यकाल है 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत मतला उस सदैन व मजम उल बहरैन में देवराय टू के शासनकाल का वर्णन किया है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यह है कि प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन है? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कार्तिकेय के। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद, के जन्म की कहानी है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, आनेसिक्रिटस
आस्टिटोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनका विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विशेष विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसमें कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें से एक समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना बिक्री कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 है पुस्तक का नाम और सूची 2 में है लेखक। तो इसका मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ती हूँ। बृहद संहिता, वराहमिहिर, मुशिक मसा यानी कि मुशिक वंश, अतुला, राज तरंगिणी कल्हड़, विक्रमाक देवचरित बिल्हड़। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, लेखक और पुस्तकें। इसका भी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ती हूँ मैं। ये है कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, कामांदक नीतिसार और कालिदास कुमार संभव। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राज तरंगिणी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ती हूँ। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासनकाल की बहुत सी बातों पर ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कौटिल्य। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया? तो इसका आंसर है मत्त विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन, अमुक्त माल्यद, कृष्णदेव राय, समरांग सूत्रधार, राजा भोज परमार वंश के और मानसोल्लास सोमेश्वर 3। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ती हूँ। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में एक अनाम व्यापारी ने लिखा। इसने भारत में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंदबरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज 3 राय पिथौरा के दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चंदबरदाई। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक हैं भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था और वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, योगंधरायन, स्वप्नवासवदत्ता, उरुभंग, दूत वाक्यम, पंचरात्रम, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमानाटकम, अभिषेक नाटकम, अविमारकम एवं चारुदत्तम। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं। इनमें से केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, बाकी अन्य 9 सर्ग अन्य कवियों के द्वारा लिखे गए, जिसमें प्रकृति चित्रण एवं कार्तिकेय की जन्म और तारकासुर वध की वृतांत वर्णित है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा है। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, जिसमें अर्जुन तथा किरात
वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाण भट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक एवं अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सही सुमेलन ही मैं डायरेक्ट पढ़ के आपको सुना दे रही हूँ। सही सुमेलन है चरक चिकित्सा के क्षेत्र में, ब्रह्मगुप्त गणित के क्षेत्र में, वराह मिहिर ज्योतिष और विशाख दत्त नाटककार। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह है कामंदक। कामंदक द्वारा रचित नीति सार 1192 छंदों श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो 34 खंडों, प्रकरणों, 20 अध्यायों या सर्गों में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य, इसके घटक और संरक्षण, अंतरराज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध एवं शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए, परिशिष्ट तुलना के लिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामांदक के नीतिसार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पूर्व मध्यकाल। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? इसका आंसर है नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 1147 ईस्वी के थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। वे कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है, इसका मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि इसका आंसर 1 और 2 दोनों है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के वर्तमान एक मिनट, कौन कौन से गलत हैं? सॉरी, ये मैंने गलत पढ़ दिया है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सही है नहीं पूछा है, गलत है तो 1 और 2 गलत है क्योंकि इसके बाद जो है वो तीसरा बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन सुनिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने की सेना ने नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते जाते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी वृहद शिक्षा का केंद्र बन गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? कर्नाट राजवंश के। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। उदंतपुर, जिसे उदंडपुर भी कहा जाता था, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु
एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। तो दोस्तों, ये हुआ एंशिएंट हिस्ट्री का। अब तक बीपीएससी का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। अब अगले टॉपिक में मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ या जो भी एस्पायरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। आपके इस कोऑपरेशन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो अब तक जितना भी बीपीएससी में एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी मन लगा के पढ़िए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।